हेलो बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे जहांगीर, जो मुगलकालीन शासक था। अकबर के बाद जो मुगल काल में जो गद्दी पर आसीन हुआ उसका नाम था जहांगीर। अनेक दुआओं के बाद अकबर ने जहांगीर की प्राप्ति की थी। 13 अगस्त 1569 को अकबर की जो कछवाहा रानी थी मरियम उज़्ज़मानी, उससे उसको पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका बचपन का नाम क्या था? शेख मोहम्मद सलीम। क्योंकि ये जो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह में जो अकबर ने जो दुआ मांगी थी वो कबूल हुई थी, इसलिए उसका नाम शेख मोहम्मद सलीम रखा गया था। अकबर के जो जितने भी पुत्र थे उनकी सबकी डेथ अकबर की जवानी में ही हो गई थी। सिर्फ एक ही बचा था, कौन? सलीम। इसलिए बाबा इसको शेखू बाबा अकबर उसको बुलाता था। सलीम को अनेक भाषाओं का ज्ञान दिया गया। चूँकि वो राजकुमार था तो उसको अनेक विषयों की ज्ञान दिया गया, जैसे फ़ारसी, तुर्की, अरबी, गणित, हिंदी, इतिहास, भूगोल आदि का इसको ज्ञान दिया गया। इसके अलावा उसको सैनिक प्रशिक्षण देने के लिए उसको 1581 में काबुल अभियान में भी भेजा गया। तो हम देखते हैं कि एक जो राजा के जो सैनिक दायित्व होते हैं उनकी पूर्ति के लिए भी इसको अनेक अभियानों पे भेजा गया। इसके बाद 1581 के बाद जब अभियान पे भेजा गया, उसके तुरंत बाद इसको शासन प्रबंध की शिक्षा भी दी गई और 16 वर्ष की आयु में इसका विवाह आमेर के राजा भगवान दास से कर दिया गया। भगवान दास की पुत्री से, जिसका नाम मानबाई था, उसका विवाह कर दिया गया। अब हम देखते हैं कि जब अकबर की डेथ होती है 3 नवंबर 1605 को, तो उसके बाद जो अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर को शासक बना दिया गया। और जहांगीर ने शासन बनते ही 1605 जब शासक बना तो उसने 12 अध्यादेश प्रकाशित किए या घोषित किए। उनमें जो महत्वपूर्ण थे वो थे कि इन्होंने तमगा और मीर बहरी, जो नदी मार्ग की चुंगी होती थी उसको बोलते थे मीर बहरी, और जकात, इनको इसने क्या किया? समाप्त कर दिया। इसके अलावा जहांगीर ने राज्य कर्मचारियों को किसी के घर पर बलपूर्वक अधिकार ना करने की मनाही दी। इसके अलावा इसने अनेक लोक हितकारी कार्य भी किए, जिसमें सड़कों के किनारे सराय बनाना, कुओं का निर्माण करना, मस्जिदों का निर्माण करना, अपने जो औषधालय खोलना जिससे निःशुल्क जो दवा दी जाए, इन सब की इसने शुरुआत की। इसके अलावा इसने नाक या कान काटने के दंड को भी अवैध घोषित कर दिया। किसानों को भूमि बलपूर्वक लेने की इसने मनाही कर दी। इसके अलावा चूँकि इसका जो सिंहासनारोहण था वो बृहस्पतिवार को हुआ था, जिसको गुरुवार बोलते हैं। इसके अलावा अकबर का जन्म, अकबर उनके पिता थे, उसका जन्म आपका कब हुआ था? संडे को हुआ था। तो गुरुवार और रविवार और अनेक अन्य शुभ अवसरों पर इसने पशु हत्या पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। इसके अलावा चूँकि ये बहुत एक न्यायप्रिय शासक था, इसलिए इसने आगरा के दुर्ग में घंटियां लगाकर उससे एक जंजीर चेन बंधवा दी, ताकि कोई भी साधारण व्यक्ति जिसको न्याय चाहता हो, जिससे अन्याय हुआ हो, वो इन जंजीरों से घंटियां बजाकर अपने यहाँ न्याय की मांग कर सकता था। राजा उससे सीधे कनेक्टेड हो जाता था। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार जो जहांगीर था उसने शासक बनते ही ये जो राज्यादेश प्रचारित करवाए, और इसके द्वारा उसने क्या किया? उसने अपने एक राजस्व व्यवस्था की नींव रखी कि उसका शासन का कार्यकाल कैसा रहेगा, कि वो उसकी क्या रुचि है और उसका जो शासन है वो किन बातों पे महत्वपूर्ण रूप से जोर देता है। अब हम बात करेंगे कि जहांगीर के शासक बनते ही थोड़े दिनों बाद खुसरो का विद्रोह हुआ, ठीक है, और उसने उसका दमन भी कर दिया। अकबर के जो अंतिम दिन थे जब, तो उसमें खुसरो को बादशाह बनाने का षड्यंत्र रचा गया। जहांगीर के राज्यारोहण के बाद भी खुसरो के मन में बादशाह बनने की लालसा बनी रही। चूँकि जहांगीर ने तो उसे क्षमा भी कर दिया था, किंतु जो उसका मामा था खुसरो का, मान सिंह, उसके बंगाल जाते ही जहांगीर ने उसे क्या किया? बंदी बना लिया। किसको? खुसरो को।
इससे खुसरो क्रुद्ध हो उठा और खुसरो ने भी बहाना बना के 6 अप्रैल 1606 में बहाना बनाया कि वो सिकंदरा में अकबर की दरगाह देखने जा रहा है, और उस बहाना बना के वो 350 अश्वारोहियों के साथ वहाँ से निकल गया। इसके अलावा उसने जो राजकीय रक्षा दल से 1 लाख रुपए और लूट लिए और दिल्ली होते वो कहाँ पहुँच गया, वो लाहौर पहुँच गया। लाहौर में उधर तरन तारण नामक स्थान पर उस समय सिखों के 5वें गुरु अर्जुन सिंह थे। उनको क्या किया, उससे वहाँ आशीर्वाद प्राप्त किया और वहाँ उसने विद्रोह का झंडा गाड़ दिया। इसी समय जहांगीर एक सेना लेकर क्या पहुँचा, लाहौर आ पहुँचा। खुसरो अपनी सेना की एक टुकड़ी लेकर शाही सेना का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वो क्या हुआ, खुसरो पराजित हुआ और हार गया। चिनाब नदी पार करते समय वो अपने साथियों सहित पकड़ा गया। 1 मई 1607 को खुसरो को हथकड़ी पहने हुए सम्राट के सम्मुख लाया गया। सम्राट जहांगीर ने विद्रोही शहजादे को बंदी गृह में डालने के आदेश दिए और इसके अलावा उसके साथी थे उन पर उसने कठोर दंड लगाया। चूँकि जो गुरु थे, जो सिखों के गुरु थे 5वें, उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया था, तो जहांगीर को लगा कि गुरु मतलब जो गुरु की भी उससे मिली भगत है। इस अपराध में जो जहांगीर थे, उन्होंने गुरु अर्जुन देव पर आर्थिक जुर्माना किया, किंतु गुरु अर्जुन देव ने जुर्माना देने से इनकार करने पर उन्हें प्राण दंड दे दिया गया और इसी प्राण दंड देने के कारण आगे चलकर सिखों और मुगलों के मध्य गंभीर विरोध की शुरुआत हुई। यद्यपि जो गुरु अर्जुन देव थे, उनका मृत्यु दंड उनका धार्मिक उत्पीड़न नहीं था, फिर भी राजनीतिक दृष्टि से ये सही नहीं था। और आगे चल के हम देखते हैं कि सिख और हमेशा जो मुगल थे, उनके बीच की जो जो धार्मिक जो खाई थी, वो बढ़ती ही चली गई, वो कभी कम नहीं हुई। अब हम देखते हैं कि प्रारंभ में खुसरो का विद्रोह दमन कर दिया गया। उसके बाद जहांगीर का जो महत्वपूर्ण जो सफलता प्राप्त हुई वो था उसका मेवाड़ पर विजय या मेवाड़ पर सैनिक अभियान। क्योंकि जो मेवाड़ था, आपको पता है कि मेवाड़ को लेकर जो राणा अकबर और महाराणा प्रताप में भी काफ़ी लंबे समय तक संघर्ष चला। यद्यपि चित्तौड़ का बहुत सारा भाग जो अकबर ने अपने अधीन कर लिया था हल्दीघाटी युद्ध के बाद, लेकिन वो महाराणा को अपने अधीन नहीं कर पाया था और महाराणा अपनी मृत्यु तक भी धीरे धीरे कुछ क्षेत्रों में विद्रोह करते रहे, उन क्षेत्रों को जीतते रहे। लेकिन जो जहांगीर था, उसने भी महाराणा प्रताप के विरुद्ध अनेक अभियान किए और उसमें उसको आंशिक सफलता मिली। लेकिन 1314 में जो अभियान किया गया मेवाड़ के विरुद्ध, उसमें उसको महत्वपूर्ण रूप से सफलता मिली, क्योंकि अब जो मेवाड़ का जो शासक था अमर सिंह, उन्होंने उससे संधि करने का क्या किया, फैसला लिया और 1615 में अमर सिंह ने मुगलों के साथ संधि कर ली। जहांगीर ने भी इस चीज़ का ध्यान रखा कि उसने जो संधि की शर्तें थी वो उदार रखी और उसमें ये कहा गया कि जो मुगल जो शासक है उसके समक्ष मेवाड़ के शासक को आना आवश्यक नहीं है, इसलिए कभी भी दरबार में अमर सिंह नहीं गए, उन्होंने अपने पुत्र को वहाँ भेजा। इसके अलावा उन दोनों में विवाह संबंध स्थापित करने के लिए भी बाध्य नहीं किया गया कि आप अगर विवाह को करना पड़ेगा, ये भी नहीं कहा गया। और इसके अलावा जो समस्त मेवाड़ प्रदेश था वो पूरा का पूरा वापस अमर सिंह को लौटा दिया गया और इसी बदले में अमर सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन वो मुगल दरबार में उपस्थित नहीं हुआ। इस प्रकार जो मेवाड़ का जो दीर्घकालीन संघर्ष था वो एक संधि के रूप में परिणित हुआ। ये जहांगीर की महत्वपूर्ण क्या थी, सफलता थी। अब हम बात करेंगे जहांगीर की दक्षिण नीति की। जहांगीर की जो दक्षिण नीति थी उसमें हम बात करेंगे महत्वपूर्ण से अहमदनगर की। अकबर ने जो था वो अहमदनगर के निजाम शाह से असीरगढ़ का प्रसिद्ध दुर्ग छीन लिया था, किंतु अकबर की जो मृत्यु हुई उसके बाद अहमदनगर के प्रधानमंत्री, उनका नाम था मलिक अंबर, वो सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण व्यक्ति था, योग्य भी था, तो उसने उस प्रदेश को वापस अपने अधिकार में कर लिया। अतः जहांगीर ने अब जब वो शासक बना तो उसने दक्षिण में एक सेना भेजी
लेकिन उसके परिणाम संतोषजनक नहीं रहे। 1617 में राजकुमार खुर्रम को एक सेना लेकर अहमदनगर भेजा गया और जो खुर्रम था उसने मलिक अंबर को संधि करने के लिए विवश किया। अहमदनगर का अधिकांश भाग मुगलों को मिला। इस वजह से खुर्रम की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई और जहांगीर ने उसे शाहजहां की उपाधि व 30,000 का मनसब प्रदान किया। कब? अहमदनगर की विजय के बाद। किंतु 1620 में मलिक अंबर ने इस संधि का उल्लंघन किया और वापस मुगलों के विरुद्ध गठजोड़ करने लगा। शाहजहां को पुनः दक्षिण में भेजा किया और वापस से संधि की गई और उस राज्य से युद्ध का खर्चा भी वसूल किया गया। तो हम देखते हैं कि जहांगीर को उसकी जो दक्षिण में थी उसमें भी महत्वपूर्ण रूप से सफलता मिली। एक है कि जो उत्तर पश्चिमी भारत में था उसमें थोड़ा सा हम देखते हैं कि जहांगीर के शासन की सबसे बड़ी असफलता थी वो फारस द्वारा कंधार पर अधिकार करना था। 1622 में कंधार पर फकरस का अधिकार हो गया। कंधार के पराभव से मध्य एशिया में मुगलों की प्रतिष्ठा पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। नूरजहां के गुट की राजनीति के फलस्वरूप कंधार पर पुनः अधिकार करने का कोई प्रयास नहीं किया गया, क्योंकि हम देखते हैं कि जो आगे हम बात करेंगे नूरजहां गुट के कारण, क्योंकि नूरजहां धीरे धीरे शासन में हस्तक्षेप करने लगी थी, इसलिए खुर्रम को ये डर था कि कहीं उसका जो शासन है जो उसको उसके पिता बीमार रहने लगे थे या कि बहुत ज़्यादा मतलब नशे में रहते थे, तो उसको लगता था कि नूरजहां इसका फ़ायदा उठाकर उसको गद्दी से उतार देगी और अपने जो दूसरा वाला जो शहरयार था जो उसका दामाद भी था उसको वो क्या करेगी, उसको राजगद्दी पे बिठा देगी। इसलिए खुर्रम ने इतनी दूर उत्तर पश्चिम में जाकर वापस से उस क्षेत्र को कंधार को विजित करने की कोशिश नहीं की और जो कंधार था वो धीरे धीरे वो फारस के नियंत्रण में चला गया। तो हम देखते हैं कि जब हम इसके राज्य विस्तार की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो जहांगीर था उसने अपितु मेवाड़ पे विजय प्राप्त की और उसने अहमदनगर पे विजय प्राप्त की, लेकिन फारस का जो क्षेत्र था जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र था तो फारस से वो संघर्ष में असफल रहा और जो कंधार था उस पर फारस का अधिकार हो गया। तो इसलिए क्योंकि हम देखते हैं कि धीरे धीरे जहांगीर ने अफीम लेना शुरू कर दिया, वो नशे में डूबा रहता था और जो शासन की जो महत्वपूर्ण शक्ति थी वो किसके अधिकार में आ गई थी, वो नूरजहां के अधिकार में आ गई थी और नूरजहां अपने दम पर शासन चलाना चाहती थी और इसीलिए इस दरबार में गुटबाजी होती रही। दरबार 2-3 भागों में विभक्त हो गया। पहले खुर्रम नूरजहां की तरफ था लेकिन बाद में वो नूरजहां के विपक्ष में हो गया। इसके अलावा हम देखते हैं कि आगे चल के महाबत खां का विद्रोह हुआ, नूरजहां गुट के कारण क्या क्या हस्तक्षेप हुआ, तो इस बात की चर्चा करेंगे। तो इस कारण से जो जहांगीर था उसकी नीतियों में भी इसका इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो गया। तो अगले वाले वीडियो में हम नूरजहां गुट और महाबत खां के विद्रोह की बात करेंगे। इसी के साथ ये वाला टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।